Good morning, students. Today we are going to check out programming with reference to 8085 microprocessor. So अभी तक हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, सी प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, रूप्स फ्यूजन प्रोग्रामिंग। तो अब हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ों को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग में मूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है। मशीन लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ आएगी, मशीन को समझ आएगी। तो मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, इसमें ज़ीरो की वन की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और कंप्यूटर उसको समझ के एग्जीक्यूट करते हैं, चेकआउट करते हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज एंड इट इज़ कंप्रेस्ड ऑफ बाइनरी डिजिट्स विच आर zeros and ones. It is a low-level language as it is machine dependent, or we can say that it is specific to a computer. Program written for one computer cannot run on another computer. तो ये स्पेसिफिक लो लेवल लैंग्वेज होती है। और सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल नहीं है मीन्स इसका अगर प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिखा गया है तो वो प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पे चलेगा, किसी और कंप्यूटर पे नहीं चल सकता, किसी और मशीन पे वो प्रोग्राम नहीं रन कर सकता। राइट, अगर वो मशीन आपस में कंपैटिबल है तो शायद रन कर जाए, अदरवाइज 90% चांसेस है कि वो प्रोग्राम नहीं रन करेगा। राइट, तो a computer can perform different operations, and for this computer uses programs. A program written using binary digits 0 and 1 is called as machine language. तो मशीन लैंग्वेज जो प्रोग्राम 0 1 की फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम बेसिकली मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम बोल देते हैं। राइट नाउ, ओके, सो तो आगे मूव कर रहे हैं हमने मशीन लैंग्वेज देखा क्या है मशीन लैंग्वेज। बट मशीन लैंग्वेज की जो इतना बेनिफिशियल नहीं है जो अब हमें प्रोग्रामर्स के लिए, क्योंकि मशीन लैंग्वेज 0 1 की फॉर्म में है, हम उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। राइट, अगर हम उन्हें लिखने की भी कोशिश करेंगे तो हमारे लिए लिखना प्रोग्राम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो यही डिसएडवांटेजेस आती है मशीन लैंग्वेज की कि ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए राइट करना 0 1 की फॉर्म में प्रोग्राम ईजी नहीं है। अगर हम लिखने की कोशिश भी करेंगे तो हम प्रॉपरली लिख नहीं पाएंगे, अगर लिखेंगे भी तो हम कुछ ऐसी गलती कर देंगे जिसको बाद में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जब हम उसे फाइंड आउट करेंगे। तो वही बात है, पहला जो पॉइंट है वो है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। दूसरा पॉइंट है इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ए प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज। जो प्रोग्रामर है उसके लिए भी डिफिकल्ट है उस प्रोग्राम को समझ पाना कि जो मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर इन राइटिंग ए प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज। बहुत सारे चांसेस हैं एरर के। अगर एरर कोई हो जाता है हमसे, वन भी एक भी ज़ीरो या वन स्किप हो जाता तो प्रोग्राम का मतलब बदल जाएगा। राइट, तो चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रबल शूटिंग इज़ नॉट ईजी, फाइंडिंग एरर इन ए प्रोग्राम इज़ नॉट ईजी। मतलब ट्रबल शूट करना, डिबग करना उस प्रोग्राम को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती को फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। राइट, तो ये है हमारी डिसएडवांटेजेस मशीन लैंग्वेज की। तो मशीन लैंग्वेज की डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए एक अनदर लैंग्वेज आई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। राइट, तो असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज है हमने कुछ निमोनिक्स का यूज़ किया जो हम समझ पाएँ और उनको यूज़ करके हमने प्रोग्राम्स को लिखना शुरू किया। तो वो कुछ इस तरीके से है। इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग इंग्लिश लाइक वर्ड। तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम जो हैं इंग्लिश लाइक वर्ड से लिखे जाते हैं। ईच मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर डेवलप सिंबॉलिक कोड फॉर ईच इंस्ट्रक्शन एंड कोड्स आर कॉल्ड एज mnemonics। तो वो कोड को हम बोलते हैं mnemonics। The mnemonics of an instruction consist of letters and that suggests the operation to be performed by an instruction। तो mnemonics लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, वो इंग्लिश वर्ड से रिप्रेजेंट होते हैं और वो हमें वो बताते हैं कौन सी इंस्ट्रक्शन रन करनी है किसको कंप्यूटर को। Right. The symbols used in assembly language are very simple and easily remembered. For example, add, sub, div, etc. These are the mnemonics used for addition, subtraction, division, etc. तो कुछ इस तरीके के mnemonics यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशन करनी है तो उसके लिए mnemonic बनाया हुआ है ऐड, ADD। राइट, तो ऐड हम भी समझ पा रहे हैं ऐड क्या है। बट ये ऐड है वही इंग्लिश का वर्ड हो गया, तो हमारा अगर मशीन को पहुंचेगा ऐड तो मशीन कैसे उसे समझेगी कि ऐड का मतलब क्या है।
मशीन को समझने के लिए फिर हमें एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे, राइट। तो वो हमारा क्या है, वो हमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स हमें एक असेंबलर चाहिए होगा जो कन्वर्ट करेगा उसको, ऐड को, फिर मशीन लैंग्वेज में, राइट। तो वो क्या है, एक कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर असेंबली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, देयरफॉर इट इज़ must to convert an assembly language program into machine language, and this conversion is done with the help of assembler, right। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है, बट जो असेंबलर है वो कन्वर्ट करेगा हमारे जो हमने असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको किस में, मशीन लैंग्वेज में। तो फिर मशीन लैंग्वेज से वो पढ़ के मशीन जो है अपना टास्क परफॉर्म कर देगी। इससे ये बेनिफिट हो गया कि यूज़र को अब वो मशीन लैंग्वेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र अपनी असेंबली लैंग्वेज की हेल्प से बड़े आराम से प्रोग्राम लिख सकेगा और वो रन हो जाएगा। असेंबलर्स is a program and its function is to convert an assembly language program into machine language, right। तो सिंपल है। अभी हमने पढ़ा मशीन लैंग्वेज क्या है, फिर हमने देखा मशीन लैंग्वेज का इतना बेनिफिट नहीं है, नुकसान ज़्यादा है, करने की कोशिश करें तो दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। फिर हमने देखा असेंबली लैंग्वेज क्या है और असेंबली लैंग्वेज में क्या क्या यूज़ होता है और कैसे काम करती है, राइट। तो माइक्रोप्रोसेसर जो है वो असेंबली लैंग्वेज का यूज़ ही करती है, राइट। 8085 माइक्रोप्रोसेसर एक असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करेगा, बट असेंबली लैंग्वेज की भी बेनिफिट्स भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज, तो इट इज़ ईजी टू राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज। जो प्रोग्राम लिखना है वो इजी है, क्योंकि अब जीरो वंस की फॉर्म नहीं है, अब ऐड, सब, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ इस तरीके के हम लिखेंगे तो आसानी से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। आगे, in assembly language, mnemonics provides significant information and it is easy to understand a program written in assembly language। तो असेंबली लैंग्वेज में म्यूनिक्स का यूज़ होता है जो एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमें बता देते हैं क्या हो रहा है, तो उनकी हेल्प से हम बहुत आसानी से प्रोग्राम को लिख सकते हैं, राइट। ट्रबल शूटिंग कैन बी डन ईजिली, ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग, एरर फाइंड करना थोड़ा ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज से थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर ट्रबल शूटिंग करनी है। प्रोग्राम्स आर नॉट लेंथी लाइक इन ए मशीन लैंग्वेज, तो प्रोग्राम की लेंथ जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। रीज़न ये है दैट अब वो 0 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऑब्वियस है काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, जब हम उसे न्यूमेरिक्स सिंबल्स की हेल्प से हम लिखते हैं तो वो इतना बड़ा नहीं होता, वो लेंथी नहीं बनता, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं असेंबली लैंग्वेज के। असेंबली लैंग्वेज गुड है, बेटर है, बट असेंबली लैंग्वेज के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से एक और नई लैंग्वेजेस आई थी अबव उसके। तो असेंबली लैंग्वेज के डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज आर नॉट पोर्टेबल। पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल का मतलब क्या है, पोर्टेबल का मतलब है कि एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना वो दूसरे कंप्यूटर पे चल पाएगा, नहीं चलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। अगर कंपैटिबल होंगे तो वर्क कर जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ज़्यादातर नहीं करते, मतलब एक हार्डवेयर पे हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो दूसरे हार्डवेयर पे चलेगा या नहीं उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, वो पोर्टेबल नहीं है, राइट। तो फर्दर चलें, टू राइट ए प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज इट इज़ मस्ट फॉर ए प्रोग्रामर टू नो, टू हैव नॉलेज इन डिटेल अबाउट माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो प्रोग्रामर को अगर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो उसको माइक्रोप्रोसेसर जो भी आर्किटेक्चर फॉलो कर रहा है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो उस प्रोग्राम को लिख सकता है। उसे रजिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसे कौन कौन से उसमें रजिस्टर्स आ रहे हैं, जनरल पर्पज रजिस्टर आ रहे हैं, उनकी नॉलेज होगी तभी वो उसको एग्जैक्टली उस पर काम करने में सक्सेसफुल हो पाएगा, राइट। तो प्रोग्राम्स आर लेंथी इन कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब अगर बात करें हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं उनके कंपैरेटिवली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लेंथी होते हैं, राइट। तो हमने उसमें भी देखा था मशीन लैंग्वेज में भी प्रोग्राम लेंथी हैं, बट यहाँ पर भी प्रोग्राम लेंथी हैं, पर उनकी जो लेंथ है वो हाई लेवल लैंग्वेज से ज़्यादा है, अदरवाइज वो थोड़ा सा छोटे ही होते हैं, राइट। तो आगे हमारे पास आ जाती है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब अब पहले मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, और उसके बाद अब बाद हमारे पास आ रही है हाई लेवल लैंग्वेज, राइट। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इन हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर रिटन विद द हेल्प ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, that means alphabet and numeric are used together. Program written in high level language are portable. Compiler is required to convert high level language to machine language। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, अब थोड़ा सा और एडवांस चलेगी हम असेंबली लैंग्वेज के। यहाँ पर प्रॉपरली इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ होता है, न्यूमेरिक्स का यूज़ होता है, हम ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेंड यूज़ कर सकते हैं, हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं, हम किसी तरीके का भी जो भी हमें मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना है हम उससे यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो प्रोग्राम जो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो पोर्टेबल होता है, मतलब एक मशीन पे प्रोग्राम बनाए वो दूसरी भी किसी मशीन पे चल सकता है,
राइट। तो वो हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है और उसके लिए असेंबलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए यूज़ पड़ती है कंपाइलर की, जो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल मीन्स एंड रिजल्ट में हमें मशीन लेवल लैंग्वेज ही चाहिए मशीन को समझाने के लिए, बट यूज़र के लिए इजी करने के लिए लैंग्वेजेस चेंज होती थी, जिनमें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आती थी, राइट। तो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर का अगर सिनेरियो नहीं था, ये हम लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे कि प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस किस तरीके से स्टार्ट हो रही थी, क्या सिनेरियो था उनका, कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल थी, राइट। तो अब जनरली बात करें तो हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है हमारी ऊप्स आ जाती है, जावा आ जाती है, राइट। तो उसके बाद अगर बात करें हम लो लेवल लैंग्वेज में सी आ जाती है, असेंबली लैंग्वेज में जो असेंबली प्रोग्रामिंग आती है, राइट। तो कुछ भी सिनेरियो फॉलो थ्रू होते हैं। आगे चलें तो हमारे पास अब माइक्रो प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट क्या है माइक्रो प्रोसेसर का, ये जो अब हम माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज़ करेगी, राइट। तो an instruction is a command given to computer to perform a specific task. Each instruction has two parts. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो कंप्यूटर को हम देते हैं कोई काम करने के लिए, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। हर एक इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम देते हैं वो दो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट होता है उसका ओप कोड, दूसरा पार्ट होता है उसका ऑपरेंड, राइट। तो ओप कोड क्या है, इट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। ऑप कोड क्या है, वो स्पेसिफाई करता है कि कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेंड क्या है, इट स्पेसिफाइज द डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। ऑपरेंड्स कैन बी स्पेसिफाइड एज गिवन बिलो। तो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर काम होना है, जिस डाटा के ऊपर काम होना है, और ऑपकोड क्या है, जो काम होना है, राइट। तो ऑपरेंड बहुत अलग अलग टाइप से डिफाइंड है, तो ये कुछ देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्या क्या टाइप्स हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 के कॉरेस्पॉन्डेंस हैं। तो हमारे पास ऑपरेंड सबसे पहले 8 बिट और 16 बिट डाटा ऑपरेंड हो सकता है जो सीधा इंस्ट्रक्शन में गिवन है, राइट। मतलब 8 बिट का या 16 बिट का डाटा ऑपरेंड अवेलेबल हो सकता है जो सीधा ही माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ, पहला तरीका। दूसरा तरीका है 8 बिट और 16 बिट डाटा में बी गिवन इन इंटरनल रजिस्टर। मतलब 8 बिट या 16 बिट का डाटा जो एक रजिस्टर के फॉर्म में दिया गया, राइट। तो ये सेकंड हो गया। उसके बाद हम बात करें द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट memory location where data is residing may be given directly। residing का मतलब है कि डाटा वहाँ पड़ा है, वहाँ लोकेटेड है, राइट। तो मतलब वो एड्रेस दिया जा सकता है किसी इनपुट या आउटपुट पोर्ट का, या किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन का जहाँ पर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, और वहाँ से वो डाटा को असेस करके जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कर देगा, राइट। तो 3 तरीके हो गए हमारे पास। पहला था डायरेक्टली डाटा पड़ा हुआ, दूसरा था डाटा किसी रजिस्टर में पड़ा हुआ, तीसरा है किसी पोर्ट पे पड़ा हुआ है या किसी मेमोरी लोकेशन पे पड़ा हुआ। 3 तरीके हो गए। और फोर्थ वन इज in some case address of data is not given in the instruction, such instruction always operate on द कंटेंट ऑफ अकमलेटर। कभी कभी क्या है, इंस्ट्रक्शन में कुछ भी हमें मेंशन नहीं होता कौन से डाटा पे हमें काम करना है, तो उस सिचुएशन पे डाटा हमें अकमलेटर के अंदर जो भी डाटा है उस डाटा पे हम ऑपरेशन को परफॉर्म कर देते हैं। तो ये सिनेरियो बहुत सिंपल है, किस किस तरह के ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना। अगर हम ये समझ पाएंगे तभी हम प्रोग्रामिंग में अच्छे से समझ पाएंगे इंस्ट्रक्शंस को। तो सबसे पहले यह है 8 बिट या 16 बिट डाटा सीधा ही मेंशन हो इंस्ट्रक्शन में, फिर है सीधा मेंशन ना हो, किसी स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर मेंशन हो, फिर है किसी इंटरनल पोर्ट पे या किसी लोकेशन पे जाना पड़े, वहाँ पर डाटा पड़ा हो, और लास्ट में है कुछ भी नहीं मेंशन। कुछ भी नहीं मेंशन इसका मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर जो डाटा है उसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर यूज़ में आता है। तो आगे फर्दर चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में किस तरीके की कितने टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 3 तरह की इंस्ट्रक्शन यूजुअली यूज़ होती हैं जो उसके साइज़ के बेस पे होती हैं। साइज़ बेस मीन्स उसमें क्या इंस्ट्रक्शन का साइज़ है उस पर कॉरेस्पॉन्डेंसली बेस्ड होती हैं। तो इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड लेंथ एंड दीज आर गिवन इन बिलो। तो ये वर्ड लेंथ भी इसे बोल देते हैं। तो ये बेसिकली बाइट्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास 1 बाइट, फिर है हमारे पास 2 बाइट, फिर है हमारे पास 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं
पर इन इंस्ट्रक्शंस को डिटेल्ड में देखना बहुत ज़रूरी है, हमें समझना पड़ेगा 1 बाइट है तो वो कैसी इंस्ट्रक्शन होगी, अगर वो 2 बाइट है तो वो कैसी इंस्ट्रक्शंस होगी, वो 3 बाइट है तो वो कैसी इंस्ट्रक्शन होगी, राइट। तो ये अलग अलग बाइट्स जो इंस्ट्रक्शंस की हैं तो वो हमें एक बार देखना ज़रूरी है कि वो इंस्ट्रक्शंस कैसी होंगी, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की। तो ये नाम से ही जैसे हमें बता रहा है, इन 1 बाइट इंस्ट्रक्शन द ऑपकोड एंड the operand of an instructions are represented in 1 byte। तो सिंपल है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या है, ऑपकोड एंड ऑपरेंड जो हैं दोनों ही 1 बाइट से रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। इसकी एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1, जहाँ पर क्या है, कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, कॉपी द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर इन रजिस्टर बी। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये बेसिकली निमोनिक इसका है मूव बी कॉमा ए। इसका मतलब है कि जो ए के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है, ए जो अक्यूमुलेटर है उसके अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको बी के अंदर कॉपी कर दो, राइट। तो ये इस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ऑपकोड क्या है, हमारा जो एमओवी है वो है हमारा ऑपकोड, राइट। तो ऑपरेंड की बात करें तो बी कॉमा ए वो है हमारा ऑपरेंड, राइट। मींस ऑपरेंड मींस कि जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है। सिमिलरली आगे बढ़ें तो हमारे पास आगे आता है हेक्सा कोड, राइट। हेक्सा कोड क्या है कि ये जो एम ओ वी बी कॉमा ए है इसका एक हेक्सा कोड है जो अंदर मशीन को समझ आता है, तो वो डिफाइन होता है 47H से। तो वही हेक्सा कोड को डिवाइड किया हुआ है आगे किसमें किया हुआ है, उसमें किया हुआ है बाइनरी कोड में। तो इसका बाइनरी कोड बनता है 01000111। तो ये हमारा बाइनरी कोड बन जाता है, राइट। राइट तो अब ये हमारी ये फर्स्ट एग्जांपल थी, तो इसको मूव करते हैं हम सेकंड एग्जांपल पे। तो ये हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल आती है, ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की है। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हम कर रहे हैं ऐड पी। तो ये ऐड पी क्या करता है, तो ये टास्क है हमारा ऐड द कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर टू द कंटेंट ऑफ add the content of accumulator to the content of register B and save in accumulator। मतलब add B का मतलब है B को A के साथ प्लस करो और A में ही सेव कर दो, तो ये मतलब है add B का, राइट। तो सिमिलरली इसमें ऑपकोड है हमारा add, जो ऑपकोड है वो हमारा ऐड है ADD, जो हमारा ऑपरेंड है वो है बी रजिस्टर है, जो हेक्सा कोड है वो हमारा 80H है और इसका बाइनरी कोड बन जाएगा कुछ इस तरीके से, बाइनरी कोड बन जाएगा, राइट। अभी आप एक चीज चेक कर रहे होगे कि जो भी हमारे 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारे रजिस्टर्स के साथ ही परफॉर्म हो रहे हैं। जो पिछली वाली थी वो भी बी कॉमा ए रजिस्टर थे, 2 रजिस्टर थे, मतलब एक रजिस्टर से दूसरे में जा रहे थे, राइट। तो ये है, ये भी रजिस्टर्स हैं, राइट। तो उसके बाद अगर थर्ड की बात करें तो हमारे पास थर्ड जो एग्जांपल है वो कैसे परफॉर्म हो रही है, ये रजिस्टर के ऊपर नहीं हो रही है, ये सीधा अक्यूमुलेटर के ऊपर हो रही है। मीन्स वही जो हमने पीछे देखा था। इसमें क्या है, इसमें हमें दिया हुआ है CMA, जो बेसिकली जिसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर। तो ये जो अक्यूमुलेटर का कंटेंट है उसको क्या करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। तो मेमोनिक बना है इसका CMA, इसका ऑपकोड बना CMA, राइट। तो ऑपरेंड इसमें कोई नहीं है, कोई नहीं है। ऑपरेंड मींस जो हमने पहले पढ़ा था कि जब कुछ नहीं मेंशन, कोई ऑपरेंड नहीं मेंशन तो क्या होगा, अक्यूमुलेटर होगा ऑपरेंड। तो अक्यूमुलेटर बन गया उसका ऑपरेंड। तो हेक्सा कोड इसका है 2FH, तो उस हेक्सा कोड के कॉरेस्पॉन्डेंसली बाइनरी कोड बना 00101111। तो इसके सिंपली इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन भी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारा बना 1 बाइट इंस्ट्रक्शन का थर्ड एग्जांपल। ये मैंने 3 एग्जांपल्स इसीलिए बताई क्योंकि मैं हर एक कॉरेस्पॉन्डेंस की एग्जांपल बताना चाहता था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑपरेंड है तो वो अक्यूमुलेटर को दूसरा मान लेता है, यहाँ पर सीधा ही दो ऑपरेंड है, राइट। तो यहाँ पर अगर कोई ऑपरेंड नहीं है तो वो अक्यूमुलेटर को ही उसका बेस ऑपरेंड मान लेता है। CMA कॉम्प्लीमेंट अक्यूमुलेटर, मतलब अक्यूमुलेटर के डाटे को कॉम्प्लीमेंट करो, राइट। तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट एक नोट है जो हमें हमेशा याद रखना है जब भी हम 1 बाइट इंस्ट्रक्शन को चेकआउट कर रहे हैं। तो वो नोट क्या है हमारा, वो नोट कुछ इस तरीके का है, द लेंथ ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन इज 8 बिट्स। सबसे पहले लेंथ उसकी 8 बिट है। ईच रिक्वायर्ड 1 मेमोरी लोकेशन, सभी को 1 मेमोरी लोकेशन चाहिए। द मेमोनिक इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए लेटर or 2 letters representing the registers such as A, B, C, D, E, H, L and stack pointer।
तो मतलब ये सिनेरियो को फॉलो किया जाता है। आपको ये नोट जो है बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शन के एंड पे मैंने एक नोट प्रोवाइड कर दिया है जो आपको थोड़ा सा गाइड करेगा कि वो इंस्ट्रक्शन हमारी बेसिकली क्या काम कर रही है, राइट। तो यहाँ तक हमने देख लिया है कि इंस्ट्रक्शन जो है 1 बाइट इंस्ट्रक्शन जो है वो कैसे वर्क कर रही है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे चलती है और 3 बाइट इंस्ट्रक्शन कैसे चलती है।